हाय दोस्तों, आज सभी बच्चों का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, सभी बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, आज हम बात उन हिंदी मीडियम वाले छात्रों की कर रहे हैं जिनके पास बायोलॉजी विषय है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। और क्लास 11 में आज हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। कुछ सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा ओल्ड सिलेबस से चलना है और हमें बेसिक से पढ़ना है। और जिसमें आज मेरा चैप्टर है सजीव संसार, द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड के आज हमारी पहली क्लास है, तो सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे रहें और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने और समझें। समझने के बाद आप इसे अच्छी तरह से ऊपर मंथन करें और घर जाके इसको बारी बारी से पढ़ते रहें। तो सबसे पहले हमें बात करना है एक सजीव संसार की। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर में ये सजीव संसार है क्या। देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सजीव। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है सजीव संसार। सजीव का मतलब होता है लिविंग हम उसे कह सकते हैं जो सांस लेता है, जिसके अंदर जान होती है, यानी कि प्राणी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ऐसा लिविंग हम उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, श्वास लेता हो, जो जिसके अंदर क्या, प्राण हो। ठीक, चाहे तो वो आपका प्लांट्स हो सकता है एंड एनिमल्स, कोई भी हो सकता है। जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि एनिमल्स करते हैं। तो हम यह बात कह सकते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स वो क्या हैं, वो एक लिविंग की श्रेणी में आते हैं। वो किसकी श्रेणी में आते हैं, लिविंग की श्रेणी में। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये जानता है लिविंग बर्ड्स के बारे में ये समझना है एक सजीव संसार क्या है। आज हम उस संसार की बात कर रहे हैं, उस संसार की बात करें जिसमें क्या, सभी सजीव प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें क्या मिलते हैं, सभी सजीव प्राणी। तो आज हम उन सभी सजीव प्राणी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे इस संसार में पाए जाते हैं। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारी एक पृथ्वी है। इन सारे बहुत सारे जो ग्रह हैं, इस सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन उन सारे ग्रहों में अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी किसकी, पृथ्वी की। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है, उसके ऊपर ये सभी सजीव प्राणी पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देखो ये है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है। जितने भी सभी प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी जो गैसें हैं, वो गैसें क्या हैं, हमारे लिए जीने के लिए, जिन प्राणियों को जीने के लिए बहुत सारी गैसें मिल रही हैं। इस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, इस प्रकार का वातावरण मिल रहा है। इस वातावरण से क्या है, इस वातावरण से उसके जीने के अनुकूल बनना है। तो हम अगर इसी बात करें तो दूसरे ग्रह पर यह चीज़ नहीं है। तो हम बात करें उस सजीव संसार की जो कि अपने इस पृथ्वी की, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी ही हमारा एक ऐसा ग्रह है यहाँ पर सभी प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है। मैंने कहा ना अभी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, वहां पर हम बात कर रहे हैं केवल पृथ्वी की।
जिस पर सजीव असंख्य संख्या में पाए जाते हैं। हम केवल पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर ही बहुत सारे प्राणी मिलते हैं, असंख्य संख्या में प्राणी मिलते हैं। तो क्या है, असंख्य संख्या में प्राणी मिलते हैं और हम बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी सभी सजीव प्राणियों का घर है। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या सभी सजीव प्राणी मिलते हैं। सजीव प्राणी मिलते हैं, देखो प्लांट्स मिल रहे हैं, एनिमल्स मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स है, और भी यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, छोटे छोटे प्राणी मिलते हैं। तो हम सभी यह पृथ्वी अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी इस पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी इस पृथ्वी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर पशु, एनिमल्स, पक्षी, बर्ड्स, पेड़, प्लांट्स, पत्थर, पर्वत, नदियाँ, नाले इत्यादि हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। देखिए जब हम बात अपनी पृथ्वी की कर रहे हैं तो पृथ्वी पर क्या है भैया, यहाँ पर आपको पशु भी मिलेंगे यानी कि एनिमल्स मिलेंगे। एनिमल्स में क्या है, आपके देखो बर्ड्स मिल सकते हैं, आपके बर्ड्स मिलेंगे, आपके बहुत छोटे छोटे लोअर एनिमल्स मिलेंगे जो बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो सभी मिलते हैं आपको। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लोअर कैटेगरी से लेकर हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो सभी हमें पृथ्वी पर मिल रहे हैं अच्छी तरह से। छोटे प्लांट्स से लेकर बड़े प्लांट्स मिल रहे हैं, वो प्लांट्स भी मिल रहे हैं जो आंखों से नहीं दिखाई जाते वो भी मिल रहे हैं। हम सभी की बात करें तो यहाँ पर आपको नदियाँ भी मिलेंगी, नाले भी मिलेंगे, पानी मिलेगा, सारी चीज़ मिलेगी। तो हम बात उस पृथ्वी की कर रहे हैं जो पृथ्वी पर हमारी सब चीज़ मिलती है। हमें यह भी पता है कि सजीव और निर्जीव से बिल्कुल भिन्न। हम देखिए ये भी जानते हैं हमारी पृथ्वी पर सजीव मिलते हैं और निर्जीव मिलते हैं। निर्जीव तो ये हर जगह ही मिलते हैं और भी ग्रहों पे मिलते हैं, लेकिन हम बात अगर हम सजीव और निर्जीव की करते हैं तो देखिए सजीव में क्या है, अगर हम बात सजीव की करते हैं और दूसरा क्या है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, तो इसका ये क्या है बिल्कुल उल्टा है भाई। ये श्वास लेता है, ये नहीं लेता है, ये खाना खाता है, ये खाना नहीं खाता है, वो खाना खाता है, ये खाना नहीं खाता है। तो क्या है बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर वृद्धि देखी जा सकती है लेकिन निर्जीव के अंदर वृद्धि नहीं मिलेगी, मिलेगी बताएंगे आउट ग्रोथ होगी। तो देखिए हमें हमारी पृथ्वी, तो हम ये देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सजीव क्या है निर्जीव से बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, उसके बिल्कुल क्या है अपोजिट है। हमारी पृथ्वी की बात करें, हमारी पृथ्वी पर देखिए हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। ये तो देखिए हमने बात तुमसे अभी पहले ही कहा कि हमारी पृथ्वी पर देखिए बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं तो यहाँ का वातावरण भी कुछ डिफरेंट है, हर प्रकार का हैबिटेट है। तो हर प्रकार के हैबिटेट में एक आवास में यहाँ पर प्राणी मिलते हैं। अब देखते हैं वो कौन से विभिन्न प्रकार के आवास हैं जहाँ पर हमें प्राणी मिलते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है आपको विभिन्न प्रकार के क्या मिल रहे हैं आवास। ये देखिए ये क्या है भैया, ये है विभिन्न प्रकार के आवास। तो ये क्या है विभिन्न आवास। हर जगह पर आपको देखने के लिए सजीव मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे देखने के लिए, आपको एनिमल्स मिलेंगे, आपको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो देखिए क्या है लेक्स। अगर हम बात करते हैं झील की
तो झील भी एक आवास है। अगर हम झील को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छी तरह से झीलते हैं, तो झील में भी क्या हमें विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की वैरायटी मिलती हैं। हमें क्या मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की वैरायटी, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। अगर हम बात करते हैं पहाड़ की, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, सारी चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या है, हमें बहुत छोटे लोअर से लेकर के हायर कैटेगरी के हमें क्या मिलते हैं, प्लांट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, हमें एनिमल्स भी मिलेंगे देखने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमें सभी ऑर्गेनिज्म देखे जा सकते हैं। इस हैबिटेट में यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, एक वाइड रेंज, हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगी, एक वाइड रेंज। डिफरेंट टाइप की वाइड रेंज कैन सीन आर फाउंड इन माउंटेन्स। हम कह सकते हैं कि माउंटेन्स हैबिटेट में हमें विभिन्न प्रकार की क्या मिलेंगी, वैरायटी मिलेगी देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं हमारे पृथ्वी पर मिलती है फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट है, शवाना फॉरेस्ट है, बहुत विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट है। पहाड़ों पर भी चले जाओ वहाँ भी आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। तो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप की क्या मिलेगी, वैरायटी, आपको प्लांट्स की वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम यहाँ के वातावरण की बात करते हैं तो वातावरण क्या है, यहाँ पर अलग है, टेम्परेचर क्या है वो अलग है, टेम्परेचर अलग है, वातावरण अलग है। तो यहाँ पर भी हमें क्या विभिन्न प्रकार के जीव हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिजर्ट्स की, मरुस्थल की, जहाँ पर रेत ही रेत है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो रेत बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है। जब इतना हाई टेम्परेचर है और रेत है, वहाँ भी आपको देखने के लिए क्या मिलेगी, वाइड रेंज, वहाँ भी आपको देखने के लिए क्या मिलेगी, वाइड रेंज। यहाँ भी अगर आप चाहते हैं इसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव इस आवास में मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ओशियन, समुद्र की, तो समुद्र के आप समुद्र के पास, समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर आपको हर जगह पे प्लांट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी वाइड रेंज, हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की वाइड रेंज। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एक वाइड रेंज, हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की एक श्रेणी देखने के लिए मिलेगी। बहुत प्रकार के वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के कहाँ मिल रहे हैं, आपको समुद्र में मिल रहे हैं, समुद्र की तली में मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक आवास है, जहाँ पर जैसा आवास है उसी के टेम्परेचर के अनुकूल, उसी के वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेते हैं और वहीं पर क्या वो सर्वाइव करते रहते हैं, यानी कि जीवन यापन करते रहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग की। तो हॉट वाटर स्प्रिंग क्या है भैया, हॉट वाटर स्प्रिंग है भैया गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने। पहाड़ों पर हम जाते हैं जहाँ ज्वालामुखियाँ होती है, वहाँ पर क्या देखते हैं हम, वहाँ पर देखते बहुत गरम गरम पानी चल रहा है, बहुत गरम गरम बाष्प उठ रही हैं। उस बाष्प में एक इंसान तो नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कुछ प्लांट्स भी हैं वो भी रह रहे हैं, वो भी जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक इस प्रकार का ये क्या हैबिटेट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी गर्म पानी के झरने। यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट टाइप की यानी वाइड रेंज देखने की मिल सकती है ऑर्गेनिज्म की, जीव जंतुओं की। तो यहाँ भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। अर्थात अब देखिए हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जल, थल, वायु सभी स्थानों पर वास करते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जैसे जल है, जल में भी आपको जीव जंतु मिलेंगे, थल पृथ्वी है वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जीव जंतु, हमें वायु में मिलेंगे। उसके अलावा हमें हर जगह, हमें किसी की बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, बॉडी के बाहर भी मिलेंगे, देखते हैं अभी। तो हमें ये क्या है,
आपको हर जगह पर आप देख सकते हैं, आपको हर जगह पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जीवन यापन करते हुए आपको देखे जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ हम देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के भी जीव जंतु होते हैं जो इंट्रा स्पेसिस कंडीशन में पाए जा सकते हैं, अर्थात किसी सजीव के शरीर में वास करते हुए, अगर किसी सजीव, जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंडोपैरासाइट। जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट, इनसाइड बॉडी। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ऐसे होते हैं इस पृथ्वी पर। अगर हम जीव जंतु की बात करते हैं, इस सजीव संसार की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, विभिन्न आवास में मिल रहे हैं देखने के लिए। हर प्रकार के आवास में हर प्रकार के जीव हैं, हर प्रकार का वातावरण है, उसी के अनुसार वो अपने आप को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स की, तो हम बात करते हैं, तो ये देखिए आपको पहाड़ों पर आवास बहुत तेज, देखिए बर्फ पड़ी हुई है, ये दिख रही है, दिख रहा है ये पहाड़? देखिए पहाड़ को देखिए गौर से, ये क्या है भैया? क्या है भैया? मेरे पहाड़ है। अब इस पहाड़ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्नो मिली है बहुत तेज, क्या है? बर्फ। ये देखिए बर्फ है, बहुत बर्फ है, बहुत बर्फ है, इतनी बर्फ है, क्या है? तो यहाँ पर जब बर्फ है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हो सकता -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5, -6। टेम्परेचर है बहुत नीचे जाता हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या चल रहा है? नीचे। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि पहाड़ों पर क्या है? जहाँ बहुत ज़्यादा से बर्फ़ पड़ रही है, तो हमें देखिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बहुत नीचे। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? बहुत नीचे, यानी कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। तो अडेप्टेशन ऑफ बॉडी, तो जो जीव रह रहा है वहाँ पर, जो जंतु रह रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी क्या कर लेती है? अनुकूलित हो जाती है। बॉडी कैसे हो जाती है भैया? अनुकूलित। अनुकूलित मतलब ये है कि उनकी बॉडी ठंडे वातावरण में रहते इसलिए ठंड को क्या कर लेते हैं भैया? वो सहन कर लेते हैं। जब सहन कर लेंगे तो क्या होगा? तो सहन कर लेंगे तो मालूम है क्या होगा? अब वो उसी आवास में उन्हें रहना है। जब उन्हें सहन कर लिया तो उसके वातावरण में क्या हुआ? उसके वातावरण में वो ढल गए हैं, उसके वातावरण में वो ढल चुके हैं। और वातावरण में ढल जाते हैं तो वहाँ पर साधारण जो है वो नहीं रह सकता है। जो वातावरण में ढल चुका है केवल भैया वही रहेगा। तो यहाँ की अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ठंडा है भैया। ठंड क्या है? टेम्परेचर जब नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है भैया? ठंड बढ़ती जा रही है। जब ठंड बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो जीने के लिए क्या है? उनकी बॉडी क्या है? अनुकूलित हो गई है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बॉडी ढल चुकी है। तो उसे कहते हैं, उसे अपने आप में उस आदत को ढाल लेना। जैसे बहुत से लोग क्या है, बहुत ठंड में रहते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। जो गर्मी में बहुत ज़्यादा रह रहा है उसे अचानक ठंड में आप लेके जाओगे तो उसकी बॉडी क्या होगी? उससे ठंड को सहन नहीं कर पाएगी, क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन धीमे धीमे वहाँ पर रहते पीढ़ी दर पीढ़ी रहते क्या होता है? उसकी बॉडी सहन करने लगती है, उसकी बॉडी अनुकूलित हो जाती है, उनका शरीर कैसा हो जाता है? अनुकूलित। तो देखिए पहाड़ों पर भी रहने वाले आवास में भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं समुद्री आवास की। ये देखिए है समुद्री आवास, ये देखिए समुद्री आवास की। अब समुद्री आवास की बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, समुद्र के चले जाएंगे वहाँ टेम्परेचर कुछ और मिलेगा, यहाँ का वातावरण कुछ और है।
ये समुद्र की तली पर देखिए, ये देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो कि समुद्र में मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो कि समुद्र में मिल रहे हैं, ये केवल यहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जीवन यापन। क्यों? क्योंकि इनका शरीर जो है अनुकूलित हो चुका है, इनका शरीर ढल चुका है। इनका शरीर कैसा हो चुका है? शरीर ढल चुका है, शरीर ढल चुका है, ढल चुका है इसके वातावरण में, इसके वातावरण में। वही तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अडेप्टेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। जैसे जैसे कोई भी प्राणी है, प्लांट्स है, कोई एनिमल्स है, कुछ भी है, वो जिस वातावरण में पहुंच जाएगा वो धीमे धीमे उसका शरीर क्या है? उसका शरीर क्या है? उसका शरीर धीमे धीमे उस वातावरण के अनुकूलित हो जाएगा और वो अपने आप को उसमें ढाल लेगा। तो यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर क्या है, तो समुद्र में रहने वाले प्राणी क्या है? समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसने अपने आप को ढाल लिया उस पानी में। उसके अलावा नीचे तली पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या है? बहुत कम है। जब नीचे समुद्र में पहुँचते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, उसने अपने आप को ढाल लिया कम ऑक्सीजन में। यही तो बात कही है। इसीलिए तो प्राणी क्या है, एक एनिमल्स क्या है, वो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहता है, उसने अपने आप को ढाल लिया कम ऑक्सीजन में, कम ऑक्सीजन से काम चला रहा है। जो भी खाने के लिए उसे फूड मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नीचे से हो रही है। जो विभिन्न प्रकार के वहाँ पर स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन से उसकी रिक्वायर हो रही है। तो उसने अपने शरीर को भैया क्या कर लिया? समुद्र में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्होंने अपने शरीर को उस वातावरण के अनुसार ढाल लिया। यही तो इस चैप्टर में कहा गया, यही तो बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के आवास होते हैं, उन आवासों में जो प्राणी रहते हैं, तो प्राणी क्या करते हैं? वो अपने आप को ढाल लेते हैं। अब देखते हैं आगे जंगलों के आवास। अगर हम फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग टू अबाउट फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट की हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं, गौर से देखिए, फॉरेस्ट में देखिए ये रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये देखिए फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये देखिए फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ये देखिए फॉरेस्ट में, ये देखिए फॉरेस्ट में, ये देखिए फॉरेस्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस फॉरेस्ट के हैबिटेट में विभिन्न प्रकार के, ठीक, तो यहाँ भी क्या आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि को देखा जा सकता है, आदि को देखा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो फॉरेस्ट का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। समुद्र का कुछ और था, उस पहाड़ में रहने वाले का टेम्परेचर कुछ और है। अब यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ के वातावरण की बात करता हूँ तो मैं कुछ और है। क्योंकि जंगलों में क्या है, जंगलों में क्या है, ज्यादातर जंगलों में क्या है, ज्यादातर क्या है, आपको ज्यादातर आपको क्या मिलेगी? बरसात होती रहती है, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े मिलेंगे, वहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे खाने के लिए देखो काफ़ी घूम रहे हैं, वहाँ जीने के लिए संघर्ष है। इसे देखिए, इनको क्या है, ये इसको खाएगा, वो इसे खाएगा, वो इसे खाएगा। इस प्रकार से हमारी जैव विविधता चलती रहती है। तो देखिए, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है। विभिन्न प्रकार के आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। टेम्परेचर की, वातावरण की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बरसात देखने के लिए मिलेगी। टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा।
तो इस प्राणी ने अपने आप को क्या किया, ढाल लिया। जब वो जंगल में रहेगा, जंगल जैसा खाएगा, अपने खाने के लिए सामान देखने का, उसे अपने आप को बचाना भी है, क्योंकि इसे मारने के लिए इससे बड़ा प्राणी पीछे खड़ा है, वो इसे खाने के लिए खड़ा है। इसे अपने आप को बचाना है, अपने आप को छुपाना है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर को भी ढालना है, अपने खाने का भी इसे क्या करना है, इंतजाम। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और वो प्राणी अपने आप को उसी आवास के अनुसार, उसी वातावरण के अनुसार, उसी टेम्परेचर के अनुसार वो ढाल लेते हैं। और यही तो कहा गया इसमें, ये देखिए, यही हम कह सकते हैं अडप्टेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। जैसा जैसा हैबिटेट आता है तो जीव जंतु या प्लांट्स है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस टेम्परेचर को उसी के अनुसार ढाल लेती है। तो यही सब कहा गया है। जंगल में रह रहे हैं तो जंगल के अनुसार ही वो व्यवहार करेंगे, जंगल के अनुसार ही उन्हें खाना है, जो खाना वहाँ पर अवेलेबल है उससे फूड को लेना है, अपने आप को उसे प्रीडेटर से बचाना है, शिकारी से बचाना है। और जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में उन्हें सरवाइव करना है, तो उस टेम्परेचर में उसे क्या करना है, सरवाइव। यही देखिए कहा गया है। अब हम बात करते हैं झील एवं तालाबों की। तो अगर हम झील और तालाब की देखते हैं बात, झील एवं तालाबों, तो तालाब थोड़ा छोटा होता है, झील थोड़ी बड़ी होती है। तो झील में हम देखते हैं तो एक तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सादा पानी मिलेगा, यानी स्वच्छ पानी, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में वो प्राणी रहेंगे जिसकी बॉडी अडेप्टेशन हो चुकी है, जिसकी बॉडी इसके अनुकूलित हो चुकी है। यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर जिस वातावरण में, जिस क्षेत्र में जो झील है उसी के अनुसार वो टेम्परेचर होता है। वातावरण जिस क्षेत्र में जहाँ पाए जाएंगे उसी के अनुसार उनका वातावरण होगा। यहाँ भी मुझे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इसमें रहते हैं, प्लांट्स में। देखिए विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं जो पाए जा रहे हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे, जीव जंतु। यानी हम ये कह सकते हैं तो यहाँ भी जीव जंतु क्या, वाइड रेंज देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। यानी कि मैं यह कह सकता हूँ कि विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ भी देखे जा सकते हैं। इस झील के अंदर भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव क्या देखे जा सकते हैं। तो यहाँ भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखे जा सकते हैं। वही कहा गया अडेप्टेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। अब वो जीव जंतु स्वच्छ पानी में रह रहे हैं तो उनके शरीर ने अपने आप को देखिए ढाल लिया है, उनका शरीर है, उनके शरीर ने अपने आप को ढाल लिया है इस पानी में रहने के लिए। उन्हें खाने का जो जुगाड़ मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, उन्हें टेम्परेचर जो मिल रहा है बॉडी का सहन करने के लिए वो यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ के प्राणी को एकदम समुद्र के पानी में डाल दो तो वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ के रहने वाला प्राणी है, उसका शरीर क्या है, इस पानी के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, अनुकूलित हो गया है। तो विभिन्न प्रकार के आवास है हमें वहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थल की, डिजर्ट की। तो डिजर्ट भी देखिए आप, मरुस्थल। पहली बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगी, टेम्परेचर हाई, बहुत गर्मी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेत ही रेत, रेत ही रेत। अब देखिए यहाँ इस वातावरण में जो प्राणी रहेगा, पहली बात बहुत ज़्यादा उसे गर्मी सहन करनी है। जब ज़्यादा गर्मी सहन करेगा तो उसका पसीना बहुत निकलेगा, जब ज़्यादा पसीना निकल जाता है वो मर जाएगा। तो पसीने क्या वो ऑब्जर्व करने लगते हैं, मतलब एब्जॉर्व करने लगते हैं। जितना भी पसीना उनके शरीर से निकलता है तो यहाँ पर रहने वाले प्राणी का शरीर कैसा हो जाता है, इसके
अनुकूलित, और पसीना क्या निकलता है, कम। पानी कम पिएगा, पानी कम पिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके यूरिन की, अगर हम यूरिन की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं तो कैसा होगा, शांत, यानी कि गाढ़ा। तो यहां पर रहने वाले, अब उससे चलने के लिए जो उसके पैर होते हैं वो पैर कैसे मिलेंगे, एकदम सॉफ्ट मिलेंगे, जैसे कि ऊंट। पानी तो पी रहा है लेकिन पानी को एक बार में इतना स्टोर कर लेता है जो काफी दिनों तक इसका पानी चलता रहता है। पानी की कम खर्च कर रहा है, यानी कि पानी को कम खर्च करता है, ठीक, पानी को कम खर्च करता है और प्यासा भी रह सकता है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो प्यासा भी रह सकता है। इसने अपने आप को ढाल लिया है, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया है, अनुकूलित। कैसा अनुकूलित, इस मौसम के अनुसार। तो इसने भी अपने आप को क्या कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, उसमें ढाल लिया है। इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से मुझे चलना है, इतना मुझे पानी लेना है, पानी को मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे अपना जो यूरिन है उस यूरिन में क्या है, कंसंट्रेट, पानी की मात्रा कम निकलती है। तो यहाँ पर भी देखिए यही कहा गया, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, वातावरण अलग है। अडेप्टेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, जैसे जैसे उसे आवास मिलता जाएगा, जैसे जैसे उसे क्षेत्र मिलता जाएगा रहने का, वह अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। भाई जैसा उसे मिल रहा है वो वैसे ही अपने आप को ढाल लेगा, ये तो है। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप को उस वातावरण में, उस टेम्परेचर में, वहाँ के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसे अपने आप को ढालना है, तो वो ढाल नहीं है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा और अब गर्म पानी के झरने देखते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर आपको गर्म पानी के झरने मिलेंगे, बास में गरम गरम उड़ती हुई मिलेंगी, बर्फ की तरह। ये दिख रहा है आपको गर्म पानी के झरने के आवास में। देखिए ये वो पहाड़ के इलाका है जहाँ पर ये क्या है, ये है भैया देखो गर्म झरने, गर्म पानी के क्या है, झरने, बहुत गर्म है, ज्वालामुखी इनके पास में चलती रहती है। ये देखिए बहुत गर्म झरने हैं, ये बहुत गर्म झरने हैं। यहाँ भी क्या है, बहुत गर्मी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो वो एनिमल्स कैसे होंगे, वो जीव जंतु कैसे होंगे, तो वो जीव जंतु कैसे होंगे, वो जीव जंतु अधिक ताप को सहन कर सकते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले क्या होंगे, वो अधिक ताप को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। अधिक ताप को भैया क्या कर सकते हैं, ये सहन कर सकते हैं। अधिक टेम्परेचर को सहन कर लेंगे, यहाँ का वातावरण जैसा है उसे सहन करेंगे। उसने अपने आप को डाल लिया है, जीने के लिए डाल लिया है कि मुझे भैया यहीं रहना है, इसी जगह पे रहना है। तो वही देखो कहा, अकॉर्डिंग एडेप्टेशन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, जैसे जैसे उसका आवास आता जाता है, बॉडी उसी प्रकार से होती जाती है। अब हम देखिए थोड़ी और बात हल्की कर लेते हैं। उसके अलावा हमने जीव जंतु को देखा, कुछ इस प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। ये है हमारा शरीर और शरीर के अंदर मिल रहा है। ये देखिए ये हमारा शरीर के अंदर देखिए बहुत सारे आपको बैक्टीरिया मिल रहे देखने के लिए, गुड भी मिल रहा है, बैड भी मिल रहा है। तो क्या है, हमारे शरीर के अंदर मिल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर है, बाहर तो बहुत थे, आवासों में थे, अब हमारे शरीर के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या, हमारे शरीर के अंदर मिल रहे हैं। ये देखिए
आंतों में मिलेंगे। कुछ जीव जंतु हैं, इनके शरीर में मिलेंगे। कुछ विभिन्न प्रकार की भेड़ हैं, और भी जीव जंतु जानवर होते हैं, इनके शरीर में भी पाए जाते हैं। तो शरीर में क्या है इनका? आवास। अब ये शरीर में आवास बनाकर रह रहे हैं। शरीर में क्या रह रहे हैं? आवास बनाकर। उसके अलावा पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की अगर हम बात करते हैं तो पेड़ पौधों के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इंसान का एक किडनी फंक्शन है, आपको देखो यहाँ किडनी में भी आपको विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं तो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे, ये होता है मूत्राशय। तो यहाँ भी आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शरीर के अंदर मिले। इसके शरीर मिल रहे हैं, इसके शरीर मिले, हमारी बॉडी मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ भी मिले। तो हम ये क्या बात कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो शरीर के अंदर भी मिलते हैं, शरीर के बाहर मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के आवास में मिलते हैं, जंगल में मिल रहे हैं, गर्म झरने में मिल रहे हैं, तो हर जगह मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो शरीर के बाहर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें शरीर के बाहर मिलते हैं। जो शरीर के बाहर मिलते हैं उन्हें कहते हैं बाह्य। जो बाहर मिले उन्हें बाह्य कहेंगे, उन्हें कहेंगे बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट। जैसे आदमी के ऊपर जू मिलता है, जैसे खटमल हुआ, खटमल मिलता है, प्लांट्स के ऊपर मिलते हैं, अमरवेल मिलती है, परजीवी तो है, ऊपर से परजीवी है। तो विभिन्न प्रकार के आवासों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक इंटर स्पेसीज कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक, ये चलो हमने पढ़ लिया। इंटर स्पेसीज कंडीशन बाहर मिलते हैं, जैसे जू हुआ, खटमल हुआ, हमने पढ़ लिया। अब कुछ इस प्रकार के हैं कि वो एक दूसरे के साथ में संबंध बना करके रहते हैं। भैया हम तुम्हारे साथ जुड़ गए, हम तुम्हारे साथ जुड़ गए, तुम्हें देखिए हमसे इतना फ़ायदा मिलेगा, तुमसे हम इतना फ़ायदा लेंगे। वो भी देखो इस प्रकार के कुछ सहजीवन में मिलते हैं, कुछ किस में मिलेंगे? सहजीवन में, एक सिम्बायोटिक कंडीशन में, को रिलेशन में। जैसे नॉस्टॉक एनावीना, ये नॉस्टॉक एनावीना ब्लू ग्रीन इस प्रकार के हैं कि आपको क्या मिलेंगे? सहजीवन, किसी प्लांट्स की जड़ के साथ में मिलेंगे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए। उसके अलावा हम देखते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण। अब हम देखते हैं कुछ इनके कुछ प्रमुख लक्षण भी देखते हैं हम थोड़ा। सजीवों का प्रमुख लक्षण जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है या साइटोप्लाज्म, एक ही बात है। इस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं चलती रहती। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेरे पास सेल है, उस सेल के अंदर में ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है या प्रोटोप्लाज्म। तो सेल है, उस सेल के अंदर में ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं इस साइटोप्लाज्म की, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी? विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन चलती हैं। यहाँ पर क्या चलती हैं भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शंस देखी जा सकती हैं। अर्थात साइटोप्लाज्म में जीवन की सभी क्रियाएं चलती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं हमारा जो शरीर है, प्रत्येक जीव है, उस जीव का जो शरीर है वो किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है। किससे मिलकर के बना है? सेल से। तो जो हमारी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है वही सारी एक्टिविटीज आपकी सेल्स में अंदर देखी जा सकती हैं। जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया क्या होती हैं उस सेल्स के अंतर्गत चलती रहती हैं। देखिए सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में हम थोड़ा अब चर्चा करते हैं।
तो हमारे शरीर देखिए, सभी जीवों का शरीर सेल्स से मिलकर के बना है। सेल्स में क्या आपको साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा। उस साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। वो रासायनिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, फूड एब्जॉर्ब करना, ठीक, ग्रोथ करना, यही सब हमारा शरीर, तो हमारा शरीर सेल्स का ही तो बना है। ये सारे काम सेल्स कर रही हैं और सेल्स के साथ साथ क्या है, वो हमें एकदम शो होता रहता है। हमारा शरीर सेल से बना है तो सेल्स क्या होता है, वो शो होता रहता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जीव पाए जाते हैं, जैसे सजीव जीव है, उनके कुछ लक्षण होते हैं। उन जीवों के कुछ लक्षण हैं, जनरल कैरेक्टर से सामान्य लक्षण हैं। उनके क्या हैं भैया, सामान्य लक्षण क्या है, जैसे कि ग्रोथ। अगर कोई सेल्स है, कोई लिविंग सेल्स है, तो लिविंग सेल्स क्या करेगी भैया, वो क्या करेगी, उसमें ग्रोथ मिलती है, उसमें ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ मिलेगी। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, अपने जैसी कॉपी बनाएगी, अपनी आगे बढ़ाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी को, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या मिलेगी उसमें, कैपेसिटी, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी क्या है उसकी, क्या उसके पास क्या है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी संवेदनशीलता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है, अगर मेरे शरीर को जैसे ही कोई छूता है यहाँ पर, तुरंत मुझे पता लग जाता है, तुरंत मुझे पता लग जाता है क्या है, मेरा शरीर क्या है, संवेदनशील। आप जैसे ही मुझे छुओगे तुरंत मुझे पता लग जाएगा मुझे छू लिया किसी ने। जैसे छुई मुई का पेड़, जरा सा भी आप छुओगे तो क्या होगा, मुरझा जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, अगर वह सजीव है, कोई भी सजीव से ही आप जरा सा उस सजीव को टच करोगे तो क्या होगा, वो तुरंत अपनी क्रिया दिखाएगा, तुरंत अपनी क्या दिखाएगा, क्रिया, वो तुरंत क्या दिखाएगा, रेस्पॉन्स। उसके अलावा उपापचय, उसके अंदर बहुत सारी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रक्रिया होती रहती है। भैया मेटाबॉलिज्म में तो क्या मिलेगा आपको, मेटाबॉलिज्म में खाना खा भी रहा है, खाने का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो उपापचय में क्या है, उपापचय वाला लक्षण भी उस सेल्स के अंदर आपको देखे जा सकते हैं। उसके अलावा कोश की संगठन, कोश की संगठन क्या है, कोश की संगठन का मतलब है उसका जो शरीर होता है वो किसका बना हुआ है, सभी सजीव का शरीर किसका बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ। हम कह सकते हैं कोश की संगठन में हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है, ये बॉडी है वो किससे मिलकर के मिली है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो किससे मिलकर के मिली है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वो सेलों से, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। यानी कि जो भी कोई आपका सजीव प्राणी है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। यही बात देखो उसमें कहा गया। ये वो लक्षण हैं जो आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में दिए हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें अब हम धीमे धीमे समझेंगे थोड़ा इसके बारे में। हम पहले हमें ये देखना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे कि ग्रोथ हुआ, जैसे ग्रोथ हुआ, जैसे ग्रोथ हुआ, जैसे जनन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे संवेदनशीलता हुआ, जैसे उपापचय हुआ, जैसे कोश की संगठन हुआ। तो सब क्या है, ये क्या है, ये भैया है, इन्हें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रियाएं। ये क्या है भैया, जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं किसमें मिलेंगी भैया, सभी सजीवों में। किसमें मिलेंगी, सभी सजीवों में। हम ये बात कह सकते हैं कि किसमें मिलेंगी, सभी सजीवों में। ये मेरा हिंदी मीडियम वाला लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम का भी लेक्चर मिलेगा, लेकिन आपको हिंदी मीडियम वाला लेक्चर चल रहा है। क्लास 11 में पढ़ने वाले यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे, उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चे मेरे इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं लक्षण। आखिर में लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये तो कह लिया कि देखिए हमें बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। कोशिका है,
कोशिका में देखिए ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये उसके मुख्य लक्षण है, ये उसके क्या है मुख्य लक्षण। तो हमें ये भी देखना है कि लक्षण आखिर में कितने प्रकार के होते हैं। भैया 2 प्रकार के होते हैं लक्षण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं लक्षण। एक तो लक्षण वो है जो हमारी डेफिनेशन को परिभाषित कर देता है, यानी कि जिसे हम स्पेशल, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पेशल, ठीक, स्पेशल विशेष लक्षण। और एक वो सामान्य लक्षण होता है। एक लक्षण कैसा है? सामान्य लक्षण। अब हम देखते हैं सामान्य लक्षण कौन सा होता है और स्पेशल लक्षण कौन सा है। स्पेशल लक्षण होगा वो केवल स्पेशल मिलेगा, उसका कोई अपवाद नहीं होगा, और इसके आपको अपवाद मिल जाएंगे। देखते हैं, देखिए परिभाषित लक्षण क्या है। इसे हम डिफाइनिंग फीचर भी कह सकते हैं या आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसे विशेष लक्षण कह सकते हैं आप, इसे आप विशेष लक्षण कह सकते हैं इसे आप हिंदी में विशेष लक्षण कह सकते हैं, या आप परिभाषित लक्षण कह सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। ये सामान्य लक्षण है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर या प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। ये देखिए, यह वह लक्षण होता है जो सभी सजीवों में और लिविंग्स में बिना किसी अपवाद के, एक्सेप्शन के पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर अपवाद नहीं मिलेगा, यहाँ पर अपवाद नहीं मिलेगा। भैया ये अपवाद होता क्या है? यानी कि एक्सेप्शन क्या है? एब्सेंट, अपवाद नहीं मिल रहा है। इस वाले लक्षण में अपवाद नहीं मिलेगा, और जिसमें कोई अपवाद नहीं मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर। ठीक, अब देखिए ये लक्षण क्या कह रहा है एक तो लक्षण वो हो गया जिसमें कोई अपवाद नहीं मिल रहा है, यानी एक्सेप्शन क्या है? एब्सेंट, अपवाद नहीं है। यहाँ अपवाद मिलेंगे। यह वह लक्षण होता है जो सभी सजीव और नॉन सजीव, मतलब जो सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलेगा। ये केवल लिविंग्स में मिलेगा। ये केवल किस में मिलेगा? लिविंग्स में। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलेगा। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, परंतु उसके बहुत सारे, अगर ये किसी प्रकार से नॉन लिविंग में नहीं मिल रहा है तो लिविंग में इसके बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होंगे। अपवाद क्या है बताऊं? तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? यहाँ पर देखिए अपवाद पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे? अपवाद मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे? अपवाद मिलेंगे। यहाँ अपवाद मिलेंगे, यानी कि एक्सेप्शन प्रेजेंट है, एक्सेप्शन एब्सेंट है। देखिए अभी तो आप सीधी भाषा में समझ लिए, परिभाषित लक्षण हुए हैं जहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। सामान्य लक्षण हुए हैं जहाँ पर आपको देखने के लिए अपवाद मिलेंगे, यानी कि एक्सेप्शन विल बी प्रेजेंट, एक्सेप्शन विल नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि एब्सेंट, आप ये कह सकते हैं। देखिए तो आज का चलो हमारा ये टाइम खत्म हुआ, आज के लिए केवल इतना ही आज के लिए बाय बाय बच्चों। अब हम कल मिलेंगे, बाकी हम ग्रोथ क्या है क्या नहीं उसे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी के लिए बाय बाय।